हे गाइस। तो हमने मांगा के पिछले चैप्टर्स में देखा था कि चीजी ने जिनवई का हाथ पकड़े हुए था। अपने कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ वो स्ट्रगल कर रहा था। सोचता है कि अगर उसने जिनवई को अपना बना लिया तो क्या वो कभी उसे माफ करेगा। एक नाइट के बाद चीजी अपनी फीलिंग से कॉन्फ्लिक्टेड है, लेकिन वो अपने रिवेंज प्लान पे काम भी कर रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए जिनवई के नेक पर बाइट मार्क छोड़ता है और सोचता है कि वो अब जिनवई को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जब सुबह होती है तो चीजी अपने प्लान्स के साथ जिनवई के साथ ब्रेकफास्ट करता है। जिनवई थोड़ा कंफ्यूज्ड है और चीजी उससे पुश करता है अपने सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए। जिनवई अपनी एलर्जी के बारे में बताता है और चीजी को फील कराता है कि वो उसकी केयर कर रहा है, पर कुछ हिडन एजेंडाज भी हैं। फिर फूवू शेंग का बॉडीगार्ड उनसे मिलने आता है और एक जॉब ऑफर देता है जो ब्लैक फ्लेम से कनेक्टेड है। चीजी को यह समझ आता है कि ये ऑफर एक ट्रैप हो सकता है और वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने का सोचता है। सुबह चीजी अपने पास को जिनवई के सामने रखता है, एक इमोशनल स्टोरी बनाता है जिसमें वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को थोड़ा ट्विस्ट करता है। जिनवई, जो कि अब चीजी के साथ इमोशनल हो चुका है, उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन चीजी का असली मोटिव अभी भी हिडन है। चीजी अपने इमोशनल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए जिनवई को अपने कंट्रोल में रखने की प्लानिंग करता है। अब आगे। खिड़की के बाहर से मॉर्निंग की गोल्डन सनलाइट सॉफ्टली रूम में एंटर कर रही थी। ब्लाइंड से फिल्टर्ड रोशनी एक पीसफुल मॉर्निंग का वाइब दे रही थी। चीजी उस खिड़की के पास खड़ा था, एक्सप्रेशन सॉफ्ट, लेकिन वो आंखों में थोड़ी अनसर्टिनिटी क्लियरली दिख रही थी। वो अपनी उंगली से कॉलर ठीक करते हुए हल्की सी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश कर रहा था। बोला, मिमी यहाँ रहना, तुम्हारे साथ। यही जगह है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सेफ्टी फील होती है। फिर चेहरे पर एक पिटीफुल लुक के साथ वो बोला, फूवू शैंग के लोग हमेशा से तुम्हारे आसपास रहे हैं, छुपके से तुम्हारा घर प्रोटेक्ट करते हुए, तो मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है। लेकिन तुरंत ही उसने मन में सोचा, अगर मैंने गलती से मॉनिटरिंग बोल दिया होता तो वो डर जाता ना। जिनवई सडनली शॉक्ड, कंफ्यूज्ड और थोड़ा फ्लस्टर्ड फेस लेके बोला, मेरी जगह पर? जिनवई लगभग भागता हुआ उस खिड़की के पास जाते हुए कहता है, अभी भी आंखें वाइड ओपन और कंफ्यूजन से भरी हुई, फुल प्रोटेस्ट मोड में बोला, मुझे क्यों कुछ नहीं पता इस बारे में। जैसे ही जिनवई खिड़की के पास पहुंचा और उसने अपना हाथ रखा विंडो के फ्रेम पर ताकि वो विंडो खोल के नीचे देख सके, पर इससे पहले कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करता, चीजी ने उसका व्रिस्ट पकड़ के उसे रोक लिया था। सीन नाउ सॉफ्टन्स। वार्म रोशनी के बीच चीजी ने क्वाइटली पीछे से जिनवई को होल्ड किया हुआ है। उसने अपना चिन जिनवई के शोल्डर पर रेस्ट किया और सॉफ्टली बोला, तुम और फूशेंग दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हो। जिनवई उसकी बात क्वाइटली सुन रहा था, लेकिन एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन और सॉफ्टनेस दोनों थे। फिर एक और सेंटेंस लो और स्टेडी टोन में सुनाई दिया, शायद अनजाने बने रहना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा जिन। पर चीजी की बात सुनकर जिनवे के माइंड में एक बिटर सा थॉट फ्लैश हुआ कि लोग हमेशा वही बातें मानते हैं जो उन्हें बस बिलीव करना कन्वीनियंट लगता है, कोई लॉजिक मैटर नहीं करता। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड और वनरेबल दिख रहा था, आंखें हल्की सी मॉइस्ट। फिर उसने हल्का सा टोन में पूछा, तुम इतना सब कैसे जानते हो? चीजी का एक्सप्रेशन सडनली हैवी हो जाता है। उसके वर्ड्स लो थे, ऑलमोस्ट जैसे किसी बर्डन का कन्फेशन हो। बोला, एनवायरमेंट आई गेस। पर उसने आंखों से कहीं दूर देखते हुए लाइटली इनहेल करते हुए बोला, ऐसी फैमिली में बड़े होके मुझे कोई चॉइस ही नहीं थी, मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ा। चीजी ने जिनवई का हाथ पकड़ लिया, अपने फिंगर्स उसकी फिंगर्स के साथ इंटरलॉक की। उसने जिनवई को अपनी तरफ टर्न किया, सोचते हुए कि मुझे विश्वास करना है किसी ऐसे इंसान पर जो अपने जख्म मुझे दिखाने के लिए तैयार हो, जो मुझसे कुछ ना छुपाए। जिनवई चीजी के इस सडन से टच से स्टार्टल फील करता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। सीन अब और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जब चीजी जिनवई का हाथ टाइटली पकड़ता है, उसकी आंखों में डायरेक्टली देखते हुए सॉफ्ट गेस्चर के साथ कहता है, इससे पहले कि तुम चले जाओ डॉक्टर जिन। वो दोनों अब आमने सामने खड़े हैं, दोनों के एक्सप्रेशन सीरियस,
लेकिन उनके बीच की हवा थोड़ी हल्की सी हो गई थी। चीजी ने उसे डायरेक्टली आंखों में देखा और पूछा, क्या मैं तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जिनवई ने भी बस सॉफ्टली कहा, हाँ। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। किसका ज्यादा तेज धड़क रहा था कहना मुश्किल था। चीजी थोड़ा हेसिटेंट था, लेकिन हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया। बोला, तुम्हारा और फूशेंग के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो भी तुम्हारा क्रश है क्या? क्या वो भी तुम्हें परस्यू कर रहा है? उसका एक्सप्रेशन थोड़ा इंटेंस था, जैसे वो सच में आंसर जानना चाहता हो। शायद थोड़ा जेलस भी था। एक ऑकवर्ड साइलेंस छाता गया और दोनों एक दूसरों को बस घूरते ही रह गए। चीजी वॉज लाइक, क्या गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? एंड जिनवई वॉज लाइक, अब क्या जवाब दूं? फिर अगला ही पल, बिना किसी एक सेकेंड को वेस्ट किए, डॉक्टर जिन का फुल ऑन बॉसी एनर्जी एक्टिवेट। उसने अपनी आंखों को छोटी सी स्लिट बना के गुस्से से कहा, अगर इतने फ्री हो तो जाके कप्स धो लो। मैं फार्मेसी जा रहा हूँ और वापस आते वक्त ग्रॉसरीज भी ले आऊँगा। तुम कुकिंग करना। और बैम, एक जोरदार किक लगी चीजी को। चीजी तो लिटरली हवा में ही उड़ गया, जैसे कोई घर का नौकर हो जो ऑर्डर सुन रहा हो, ना कि कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट। सीन वापस नॉर्मल मोड में आता है। चीजी एक पल के लिए सीरियस दिखता है, छोटी सी साय के साथ सोचता है। फिर उसने फूवू शेंग से रिलेटेड क्वेश्चन को डॉज कर दिया। उसके लिप्स का पियर्सिंग थोड़ा और हैवी लगता है उस स्पेशल मोमेंट में, जैसे उसका सवाल का वेट अब उसके चेस्ट पे बैठ गया हो। मतलब वो इतना सीरियस था। लेकिन उसकी सोच वहीं नहीं रुकी। अब कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया था। बट अभी जो उसने कहा उसका क्या मतलब था? मतलब बंदा पूरी असाइनमेंट दे गया मुझे, फार्मेसी, ग्रॉसरीज, कुकिंग, बट नो एग्जिट इंस्ट्रक्शंस। चीची का दिमाग अभी भी व्हर्लपूल में था। बेचारा डम्बफाउंडेड। एक विचार उसके दिमाग में पॉपअप होता है, मतलब वो मुझे घर से नहीं निकाल रहा। सीन ग्रॉसरी शॉप के बाहर शिफ्ट होता है। आउटसाइड का सीन पूरा काम था। धूप हल्की से फिल्टर्ड होके पेड़ों के पत्ते से नीचे गिर रही थी। मज़ेदार वाइब्स। वो ग्रॉसरी स्टोर्स के बाहर से निकला, हाथ में ब्राउन पेपर बैग टाइटली पकड़ा हुआ, जिसमें दूध के पैकेट्स थोड़े थोड़े पीक कर रहे थे। साथ में एक छोटी सी वाइट फार्मेसी बैग भी लटक रही थी। क्लियरली मेडिसिन और कुछ असेंशियल्स लेकर वो आ रहा था। इतना सामान पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत कैजुअली और कंपोज तरीके से वॉक कर रहा था। न ज़्यादा हरी में, न ज़्यादा स्ट्रेस में, जैसे ये सब उसका रोज़ का रूटीन हो। हवा थोड़ी सी हल्की थी और जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में एक सॉफ्ट ग्लो था। ऐसा लगा जैसे कुछ उसे याद आ गया हो, या शायद वो बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हो। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक सी बिल्ली पर पड़ी, जो साइड के डस्टबिन के ऊपर बैठी थी और अपना पैर स्ट्रेच करके साफ कर रही थी। उसकी पूरी पर्सनालिटी ही थोड़ी अलाइट और दीवा टाइप्स थी। उस ब्लैक कैट पे गेज टिकते ही उसके दिमाग में एक रैंडम थॉट आया, ये बिल्ली तो बिल्कुल उस जैसी ही दिखती है। और उसकी इमेजिनेशन में कैट के ऊपर चीजी का फमीलियर सा चेहरा फ्लोट कर गया। नीचे देखा तो उस बिल्ली की आंखों में कुछ एक्स्ट्रा शाइनी सा था, जैसे वो सिर्फ एक नॉर्मल बिल्ली नहीं थी। जिनवे का एक्सप्रेशन भी सडनली थोड़ा इंटेंस हो गया, जैसे कुछ उसे याद आ गया हो, या शायद कुछ कनेक्ट हो गया हो। कैट मीनवाइल फुल ड्रामेटिक मोड में थी, एकदम पोज और एटीट्यूड के साथ, अपने विस्कर संभालते हुए सब तरफ म्याऊ म्याऊ की इको छोड़ रही थी। जिनवई हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक सॉफ्ट कंफ्यूजन भी था। हाँ, बिल्ली मुझे देख के म्याऊ म्याऊ क्यों कर रही है इतने प्यार से? तभी, तुम उसे कैसे जानते हो? मियाऊ, कैट ने फुल सास के साथ पूछा, जैसे एक डिटेक्टिव हो। जिनवई ब्लिंक कर गया। व्हाट? उसका रिएक्शन फुल क्लूलेस था। पर तभी कैट ने चिल्लाते हुए स्टेज पे माइक लेके अनाउंस किया, हियर मियाऊ, तुम्हारा एग्जैक्टली क्या रिलेशन है उस फूफू शेंग से? मियाऊ। जैसे ही कैट ने वो ड्रामेटिक सवाल पूछा कि क्या तुम्हारा रिलेशनशिप है उस फूफू शेंग से, मियाऊ, तो जिनवई एकदम फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था और हाँ, थोड़ा गिल्ट भी। 2 बार मियाऊ मियाऊ के इको ने एटमॉस्फेयर को थोड़ा और ऑकवर्ड कर दिया था। पर फिर उसके लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल आई। उसने अपने हाथ से हल्की सी गर्दन खुजाई और थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होके हंस दिया। व्हाट द हेक,
इवन तुम दोनों एक ही चीज के बारे में सोचते हो। हाँ, लगता है उस कैट की बातें उसे चीजी की याद दिला गई हो। जो भी था, क्लियरली दोनों, बिल्ली और वो कोई, दोनों के क्वेश्चंस मैच जो कर रहे थे। थोड़ा पॉज लेने के बाद उसने कैजुअली बोला, बस एक बार में वो फूवू शैंग से यूं ही बाई चांस मिल गया था। बस एक सिंपल कोइंसिडेंस था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट उस कैट की इंटेंस स्टेयर क्लियरली कुछ और ही कह रही थी। कैट ने साइलेंटली जमीन पे जंप किया और अपने क्यूट पॉज से उसके शूज के पास खड़ी हो गई। कहानी अब फ्लैशबैक में चली गई। उस दिन पर सीन शिफ्ट होता है एकदम डिम लिट बार की तरफ, जहां अल्फा एनर्जी लिटरली हवा में भरी हुई थी। जिनवई थोड़ा कंफ्यूज था। बोला, तुमने मुझे इस जगह मिलने क्यों बुलाया, वो भी ऐसे अल्फा से भरे बार में। लेकिन उसका दोस्त फुल ड्रामा मोड में था। बोला, आई डोंट केयर, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। कम कंफर्ट मी नाउ। क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो? जिनवई बस एक डीप साय लेके सोच रहा था। बट ये जगह मेरा भी मूड खराब कर रही है। उस क्राउडेड अल्फा बार में सब कुछ ऑलरेडी थोड़ा चाहोटिक था, लेकिन तभी एक और अनवांटेड ट्विस्ट आ गया। एक स्ट्रेंजर ने सडनली जिनवई के पास आके फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। बोला, हे हैंडसम, क्या अकेले हो? तुमसे फेरामोन की कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही? आओ ना, थोड़ा मजाक करते हैं। जिनवई इंस्टेंटली अलर्ट हो गया था। उसकी आंखों में शॉक था, लेकिन वॉइस में क्लियरिटी। बोला, रॉन्ग पर्सन ब्रो, आई एम अ बीटा। वो क्लियरली अनकंफर्टेबल था, बस सामने वाला इंसान कुछ ज्यादा ही पुशी हो गया। स्ट्रेंजर ने उसके शोल्डर पर हाथ रख लिया। अब जब जिनवई विजिबली टेंस हो गया था, पर तभी किसी ने जैसे एक रीसेट बटन दबा दिया हो। एक डीप काम वॉइस पीछे से आई, स्टिल नॉट लेटिंग गो। फूवू शैंग। उसकी एंट्री एकदम एफर्टलेस थी, लेकिन प्रेजेंस पावरफुल। उसके नेक पे वो डार्क टैटू शाइन कर रहा था, एक वार्निंग जैसा। उसने बस कैजुअली उस स्ट्रेंजर के शोल्डर पर हाथ रखा था, पर एक्सप्रेशन में कोल्ड डोमिनेंस था। स्ट्रेंजर का फेस तुरंत पेल हो गया और बिना कुछ कहे वो पीछे हट गया। उस रात सब बदल गया और यही पहली बार वो फूवू शैंग से मिला था। उस दिन जब फूवू शैंग ने मेरी मदद की थी, तब से हमारा एक नेचुरल सा बॉन्ड बन गया था। दोस्ती का सीधा फॉर्मूला तो नहीं था, बस एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ने शुरुआत कर दी थी। कुछ कामों में मदद मांगी थी उसने, और थैंक यू के लिए हमेशा वो एमिलीज में ट्रीट देता था, जहाँ जाना मुझे हमेशा से सबसे ज़्यादा पसंद था। बस एक कैजुअल सा अरेंजमेंट था, एक हेल्पिंग हैंड इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड फूड। पर असली राज तो फूवू शैंग खुद था। वो काफ़ी मिस्टीरियस था, लेकिन पता नहीं कैसे हम दोनों की काफ़ी अच्छी जमती गई। कुछ लोग फर्स्ट इम्प्रेशन में ही दूरियां क्रिएट कर देते हैं, पर फूवू शैंग के साथ दूरियां कम होने लगी थी, वो भी बिना किसी प्लानिंग के। एक रात डिनर के बाद दोनों ने एक छोटा सा गेम स्टार्ट किया था कि एक दूसरे से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना है, जिसे लेकर हम सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी से वेट कर रहे हैं, बट नो झूठ अलाउड। जिनवई ने भी कैजुअली हाँ कर दिया, पर नेक्स्ट मोमेंट ही दोनों एक दूसरे के सवाल सुन के थोड़ा चौंक गए थे। फूवू शैंग ने सीधा पूछ लिया था, डॉक्टर जिन, क्या आपको अल्फाज पसंद हैं? और डॉक्टर जिन ने तुरंत काउंटर किया, वैसे आप असल में कौन सा काम करते हो? दोनों क्वेश्चन एकदम पर्सनल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था फूवू शैंग के सवाल ने। उस वक्त डॉक्टर जिन चुप हो गया था। कट टू प्रेजेंट, नीचे सड़क पे वॉक करते वक्त उसके साथ चलते उसके कैट असिस्टेंट ने उसकी हालत समझ ली। बोला, उसके थॉट्स मुझे तो बिल्कुल इनोसेंट नहीं लगते थे। मियाओ। फिर क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तो तुमने जवाब में क्या बोला? मियाओ। डॉक्टर जिन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रुक गया। कैट कंफ्यूज हो गया। बोला, क्यों रुक गए तुम? मियाओ। क्योंकि वो सवाल, वो फूवू शैंग का एक सिंपल सवाल एक्चुअली एकदम उस पॉइंट पे हिट कर गया था, जहाँ जिनवई ने अपना एक पुराना सीक्रेट दबा के रखा था, एक ऐसा ट्रुथ जिसे उसने खुद से भी छुपाया हुआ था। और जब उस मोमेंट में उसे उस बारे में पूछा गया, तो वो बस स्पीचलेस रह गया था। कुछ साल पहले एक क्वाइट कॉरिडोर में एक लड़का थोड़ा नर्वस था, थोड़ा होपफुल। उसने फाइनली अपने दिल की बात कही थी, जिनवई, तुम बीटा हो, आई नो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ,
कि मैं तुमसे रियली रियली बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या हम। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी, जैसे हर वर्ड बोलने में वो हिम्मत जोड़ रहा हो। पर जिन्वई का जवाब सिंपल और सॉफ्ट था, लेकिन उस लड़के के लिए क्वाइट हार्ट ब्रेक जैसा। सॉरी, मैं तुम्हें हमेशा एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह ही देखता आया हूँ। और वही मोमेंट साइलेंस से भर गया। फिर एक और स्टूडेंट बीच में टपका, ऑकवर्ड टाइमिंग के साथ। बोला, सॉरी टू इंटरप्ट, टीचर ने बोला है कि जाओ जिन को ऑफिस ले जाना है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो जिन्वई को अंदर तक चुभ गए थे। वो स्टूडेंट बोला, वैसे भी एक ओमेगा अगर जिन्वई जैसा बीटा पसंद करे तो हम अल्फाज का क्या होगा। वो लड़का कैजुअली हंस के जिन्वई के शोल्डर पे झुक गया, जैसे ये सब उसके लिए मजाक हो। लेकिन जिन्वई का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, काम ऑन द आउटसाइड बट क्लियरली अनकंफर्टेबल। उसने सॉफ्टली कहा, प्लीज़ मुझ पे झुकना बंद करो। लेकिन सामने वाले ने बस हल्का सा हंसा और बोला, अरे क्या फ़र्क पड़ता है। पर सच तो ये था कि जिन्वई के लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था। जिन्वई के मन में एक बात हमेशा से क्लियर थी कि मैं अल्फाज के करीब नहीं जा सकता। न जाने क्यों उनकी प्रेजेंस उसके लिए थोड़ी सी सफोकेटिंग होती थी। स्कूल के कॉरिडोर में गॉसिप चल रही थी एज यूजुअल। अरे जिन्वई को फिर से एक और ओमेगा ने कन्फेस किया। ये बीटा इतना पॉपुलर क्यों है यार, किसी ने कैजुअली बोला, जैसे ये रोज का सीन हो। दूसरा बंदा चिढ़ गया, क्या तुम उसके बारे में बात करना बंद कर सकते हो। जिन्वई एक कॉर्नर में क्वाइटली खड़ा था, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा थका हुआ। और फिर उसके दिमाग में एक पुरानी बात फ्लैश हुई। स्कूल के टाइम मुझे धीरे धीरे ये समझ आ गया था कि मैं ओमेगा या बीटा से ज़्यादा अल्फाज की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। पर वो फीलिंग कंफ्यूजिंग थी और अनकंफर्टेबल भी। फिर जिन्वई उस ओमेगा लड़के जिसने जस्ट उसे कन्फेस किया था, उसकी आंखों में छुपी डिसअपॉइंटमेंट को देख रहा था। फिर बोला, सैड मत हो, चलो ऑफिस चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के उसने जेंटली कहा, टीचर ने बोला तुमने लास्ट टेस्ट में अच्छा किया था तो तुम्हें वो पर्सनली प्रेज करना चाहते हैं। उस लड़के ने हल्की सी स्माइल के साथ बस इतना ही कहा, थैंक्स, जैसे दर्द को वो एक सिंपल ग्रैटिट्यूड के पीछे छुपा रहा हो। और इधर भी जिन्वई के दिल में भी उसके थॉट्स अब भी घूम रहे थे, पर फिर भी मैं हमेशा उस फीलिंग से दूर भागता रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सिमेट्री पर, और जब उसने अपनी बैक पर किसी का हाथ महसूस किया, एक सॉफ्ट, एक पुराना नाम, जाओ वही, तो सारी यादें एक ही पल में वापस आने लगी। सामने उसके अल्फा डैड थे। वो मुस्कुराते हुए हाथ में एक सुंदर सा फूलों का बुके लिए खड़े थे। आंखों में वार्म थी और वॉइस में एक जेंटल सा प्यार। बोले, स्कूल कैसा था आज। जिन्वई ने बुके के सफ़ेद फूलों को देखा। उसके फिंगर्स उसके ऊपर हल्के से टच करते हुए रुक गए। आंखों के नीचे का अंधेरा और एक वॉइस उसके दिमाग में गूंज उठी, क्योंकि मेरी फैमिली। जिन्वई एक सॉफ्ट सी मुस्कान के साथ बोला, एवरीथिंग्स फाइन डैड, मैं मेडिकल फील्ड परस्यू करना चाहता हूँ, यही प्लान कर रहा हूँ। डैड ने भी बिना सोच के रिस्पॉन्ड किया, दैट्स ग्रेट, डैड तुम्हारे साथ है बेटा। उनके बीच चलती हुई बात कोई नॉर्मल फैमिली टॉक जैसी लगती थी, लेकिन हर लाइन में एक इमोशनल वेट छुपा था। डॉक्टर बनने का मतलब है तुम मेरे बर्डन को थोड़ा सा शेयर कर पाओगे। थैंक्स, तुम हमेशा डैड के बारे में सोचते हो, उसके लिए शुक्रिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे, एक ग्रेवयार्ड के पाथ पर, हल्की धूप और गोल्डन लीव्स के साए में। पर वो एक बात क्लियरली जानता था कि उसकी फैमिली में अल्फाज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। वो एक रिमाइंडर था, एक बाउंड्री जो कभी खुद उसने नहीं बनाई थी, लेकिन जिसमें वो हमेशा से बंध गया था। उसके अल्फा डैड के हाथों में जो फूल थे वो उसके बीटा डैड की ग्रेव के लिए थे। जिन्वई के अल्फा डैड उसके बीटा डैड की ग्रेव पर लगी फोटो को देखकर बोल रहे थे, आई देखो, हमारे बेटे को देखो, क्या तुम उस पर गर्व नहीं कर सकते। देखो वो डॉक्टर बनने वाला है, देखो वो दिन ब दिन तुम्हारे जैसा लगने लगा है। आई, उसे देखकर मुझे तुम ही याद आते हो, तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। पर तुम चिंता मत करो, मैं जाओ वे को अच्छे से बड़ा करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो कभी हमारी गलतियाँ ना दोहराए। ये बोलते बोलते उसके डैड कब्र के सामने झुक गए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे। तभी जिन्वई ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोला, डैड टेंशन मत लो,
मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो आपको डिसअपॉइंट करे। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी लेकिन कॉन्फिडेंट। जिंदगी के समुंदर में वो दोनों, बाप और बेटा, एक दूसरे के सहारा थे। जैसे हर वेव के बीच वो अपनी खामोशी का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों, अपने अंदर के तूफानों को शांत रखने की कोशिश में लगे हुए। उसके डैड ने कभी जिनवई को एक सीधी एडवाइस दी थी कि कभी किसी अल्फा के प्यार में मत पड़ना। अगर कभी अकेला महसूस करो तो किसी ओमेगा या बीटा के करीब हो जाओ। और उसने वो बात दिल पे ले ली थी। हमेशा कोशिश की कि वो उसके डैड के कहे रास्ते पे ही चले, उस एक वादे को निभाते हुए जिसे वो उसके लिए एक लाइफ का रूल बन गया हो। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सिंपल सा वादा एक इमोशनल बोझ बन गया था, उससे ज़्यादा भारी जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। पानी के बीच खड़ा वो लड़का अब सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, एक शांत समुंदर का जो अंदर से बिल्कुल खाली था। चाहे उसकी ज़िंदगी हो या उसका दिल, दोनों शांत थे लेकिन उनमें जान नहीं थी। जैसे हर बीट साइलेंट हो चुकी हो। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही हमेशा चलेगी, फिर चाहे लोगों ने उसका मजाक क्यों ना उड़ाया हो कि देखो डॉक्टर जिनको हमेशा छोटे एनिमल से ही बात करता है, लगता है वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लगता है उसे अकेला ही रहना पसंद है। उसने कभी किसी मजाक पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उस बिल्ली की म्याऊ म्याऊ उसे फिर पास से प्रेजेंट में ले आई थी। एक हल्का सा म्याऊ हवा में गूंजता है, साइलेंस के बीच में उस छोटी सी आवाज़ का मतलब था, मुझे अटेंशन चाहिए। ब्लैक कैट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तो फिर आगे क्या हुआ? मियाओ। क्या फूवू शैंग ने तुम्हारा मन बदल दिया? मियाओ। उस क्वेश्चन का जवाब एक सॉफ्ट और थोड़ा हेसिटेंट टोन में आया। जिनवे ने बोला, नहीं, वो बस सच में एक अच्छा इंसान है, बस। लेकिन ट्रुथ कुछ और था। डॉक्टर जिन का दिल उसकी वजह से नहीं धड़का था। सीन शिफ्ट होता है एक शांत रात के मूड में, एक वार्म लाइट से जगमगाती सड़क और दो लोग जो एक दूसरे के साथ थोड़े वक्त के लिए वॉक कर रहे थे। फूवू शैंग ने एक सॉफ्ट लेकिन थोड़ी हेसिटेशन के साथ कहा, डॉक्टर जिन, आप हमेशा अकेले रहते हो, क्या मैं? पर उससे पहले कि फूवू शैंग का वो सेंटेंस पूरा हो, जिनवी ने सॉफ्टली मुस्कुराते हुए इंटरप्ट किया और बोला, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। और फिर ग्रैटिट्यूड के साथ लास्ट लाइन बोली, मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया, तुम अपना ध्यान रखना वापस जाते वक्त। उस सॉफ्ट गुड बाय के बाद डॉक्टर जिन क्वाइटली सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंधेरे में खो गया था। उसकी फिगर, उसकी बैक और उस क्वाइट डोरवे में जो एक तन्हा रात की तरफ ले जाते हैं, सब कुछ एक काम सैडनेस में लिपटा हुआ था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डॉक्टर जिन एक विंडो के पास खड़ा था, हाथ में वही ग्रॉसरी का बैग पकड़े हुए। उसका एक्सप्रेशन काम था लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक ऐसी खामोशी जो शायद किसी के जाने के बाद ही छूट जाती है। जिनवई अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, क्वाइट, और अगले ही मोमेंट एक फैमिलियर वॉइस के साथ दरवाज़ा खुलता है। घर के अंदर से आ रही वार्म लाइट सीप करती है। ओह, यू आर बैक नाउ, मियाओ। वो ब्लैक कैट जो क्लियरली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी काम और थोड़ी चीखी टोन में बोला, तो अगली बार मुझे पूरी कहानी बताना, मियाओ। वो कहानी जिसमें उस इंसान का जिक्र हो जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में सच में कुछ हुआ था, मियाओ। हमारा म्याओ म्याओ उसके बाद चला गया और डोर अब पूरा खुल गया था। डोर खोलने वाले को देखकर जिनवई के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, जैसे ये वही इंसान था जिसने डॉक्टर जिन के शांत दिल में पहली बार हल्का सा तूफान उठाया था, है ना गाइस? वो सोच रहा था, जी हाइपिंग, सबके बीच तुम ही क्यों मिले मुझसे? और जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, उसके सामने का सीन थोड़ा सा वार्म और डोमेस्टिक फील देता है। जीजी ने मुस्कुरा के उसे घर में वेलकम किया, बोला, वेलकम होम। वो सीन एकदम सॉफ्ट था। किचन में राइस कुकर से हल्की सी स्टीम निकल रही थी और पूरा घर एक सुकून भरी रूटीन से भरा था। जीजी ने कहा, मैंने बस अभी राइस कुकर चढ़ा दिया है, तुम बस ग्रॉसरीज वहाँ रख दो, मैं देख लूँगा। जिनवई ग्रॉसरीज का ब्राउन बैग टेबल पर रख देता है। जिनवई अपनी आंखों में थोड़ा सा डाउट, थोड़ी सी लॉन्गिंग लेके जीजी को देखता है। वो बस खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था, जिसे कुछ कहना चाहता हो पर उन थॉट्स को शब्दों में बदलने से डर रहा हो। जीजी ने भी फाइनली नोटिस किया,
फिर थोड़ा कैजुअली, थोड़ा टीज करते हुए पूछा, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ चिपका हुआ है क्या? वो सवाल सिंपल था, लेकिन जिन्वई का रिएक्शन उतना सिंपल नहीं था। उसने स्लाइटली आंखें झुका के हल्के शब्दों में कहा, नहीं, पर उसका एक्सप्रेशन कह रहा था, हाँ, कुछ तो है, कुछ तो ऐसा जो समझना मुश्किल हो रहा था। और फिर उसके दिल की कंफ्यूजन उसके थॉट्स में गूंजने लगी। मैं बस बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अभी। वो यादों का कॉलेज सा था, किसके मोमेंट्स, क्लोजनेस, वो वनरेबल लहमें, सब कुछ एक साथ उसे याद आ गए थे। वो सोचता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता? तुम मुझसे काफ़ी छोटे हो, ये बात खुद में ही एक कॉम्प्लिकेशन है, पर जब भी हम दोनों एक साथ होते हैं कोई ना कोई अजीब सी मुसीबत ज़रूर होती है। जिनवई साइलेंटली अपना जैकेट उतारते हुए मुड़ गया, लेकिन उसके दिल के सवाल खत्म नहीं हुए। तुम मुझे इतना क्यों अफेक्ट करते हो जी हाइपिंग? पर तुम्हारा यूँ साथ रहना, एक छत के नीचे रहना ही मुझे एक अलग सी शांति भी देता है। चाहे तुम्हारा पास्ट कितना भी डाउटफुल हो, तुम कौन हो ये भी क्लियर ना हो, लेकिन जब भी तुम मुझे उस नज़र से देखते हो मैं बस मेल्ट हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। ये फीलिंग आखिर है क्या? जिनवई अब अपने रूम में था। रूम में वार्म लाइट का एक सॉफ्ट ग्लो था। वो क्वाइटली आगे बढ़ा। उसके फिंगर्स चेयर के बैकरेस्ट पर लाइटली टिक गए, जिसे कुछ सोचने से पहले एक पल के लिए वो खुद को संभाल रहा हो। फिर वो चेयर पुल करके बैठा और टेबल पे रखी एक पुरानी फ्रेम्ड फोटो उठाई। विंडो के बाहर चांदनी रात थी और उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन था, एक लॉन्गिंग का, एक खाली स्पेस जिसे शब्दों से भरना मुश्किल था। वो फोटो को देखते हुए बोला, वो पापा जिससे मैं कभी नहीं मिला, क्या आप मुझे आंसर दे सकते हो? पापा, अगर अब मैं कोई डिसीजन लेना चाहूँ तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? अगर मैं सिर्फ एक बार सब छोड़ दूँ, एक बार अपने दिल की सुन लूँ, सिर्फ एक बार उसके साथ ऐसे ही जी लूँ, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? वो खुद से पूछ रहा था। अगर मैं अपना पास्ट, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने डाउट्स सब कुछ साइड में रख दूँ, क्या उसके साथ रहना एक मिस्टेक होगा या शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी? वो खुद भी नहीं जानता था। फिर जैसे वो अपने दिल को पक्का कर लेता है, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं उस रास्ते पर चला तो उसका एंड कैसा होगा। और अगले पल ही वार्म किचन की लाइट के अंदर से एक काम वॉइस सुनाई देती है, मैं बर्तन धो देता हूँ। अगले सीन में जब चीजी किचन में बर्तन धो रहा था, पीछे से एक हल्की हेसिटेंसी आवाज आई, देयर समथिंग जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसके हाथ थोड़े से रुक गए। पानी की हल्की सी छपछप की आवाज के बीच उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट आने वाला हो। दूसरे ही फ्रेम में एक प्लेन वाइट एनवेलप टेबल पर रखा हुआ दिखता है। चीजी उसे देखकर चौंका, फिर भी वो क्वाइटली आगे बढ़ा, लेटर उठाया और जैसे ही उसने खोला उसके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे बदलने लगे। लेटर में लिखा था, उस रात को तुमने गली में उस आदमी को हर्ट नहीं किया था, कम से कम डायरेक्टली तो नहीं। शायद वही तुम्हारा तरीका था मेरी हेल्प करने का, शायद काइंडनेस थी। ये तुम्हारा नेचर है, दूसरों की हेल्प करने की इच्छा, पर मैं मानता हूँ इस बात को। फिर नीचे लिखा था, अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। साथ ही कुछ छोटी छोटी बनी डूडल्स नीचे बनी हुई थी। चीजी की आंखों में कंफ्यूजन था, थोड़ी सी सरप्राइज थी और कुछ अनसेड इमोशंस जो शायद उसने खुद भी महसूस नहीं किए थे। फिर जैसे वो, ये कोई सिंपल लेटर नहीं था, ये एक ट्रस्ट का टोकन था, एक इनविटेशन था, एक नए चांस का, कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। उसने अगला पेज पढ़ना शुरू किया। लेटर का अगला हिस्सा एक छोटी सी कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा था। जिनवई की तरफ से लिखा गया था, विद 3 कंडीशंस। 3 महीने का टाइम लिमिट है। आज सितंबर 1 है तो दिसंबर 1 तक यहाँ रहना होगा। रेंट, बिल्स और खाना सबका कॉस्ट इक्वली शेयर करना होगा। अगर पहला महीने का पेचेक नहीं मिला तो टेम्पररी सिक्योरिटी के लिए अपना हिस्सा पहले ही देना पड़ेगा। दूसरा, अपना काम प्रॉपर्टी करना, कोई काम तलाफी नहीं चलेगी, ना कंप्लेन, ना शेडी लोगों के साथ घूमना। जिनवई ने क्लियरली लिखा था कि मैं तुम पर नज़र रखूंगा। और तीसरा, गेस्ट रूम और गार्ड रूम का डोर बंद रहना, बिना वैलिड रीज़न वहाँ एंटर करना मना है, और अगर रूल टूटा तो 200 रुपये का फाइन हर बार।
और एंड में एक क्यूट बनी किंग डूडल के साथ सिग्नेचर था जिनवई का। पढ़ते ही जीजी के चेहरे पर न चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई थी। उसने अपने लिप्स पर हाथ रखा, लेकिन आंखों का स्पार्कल छुपाया नहीं जा सका। वो हंसी रोके बिना रह नहीं पाया। पेपर अब भी उसके हाथ में ही था, लेकिन उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो रिलैक्स था, अम्यूज था और दिल से निकला हुआ था। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।